या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम पांडुलिपियों के विविध प्रकारों एवं परंपराओं का अध्ययन कर रहे हैं और हमने उन पांडुलिपियों में निहित सूचनाओं जो ऐतिहासिक दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, उनके विषय में भी हमने जाना है कि किस प्रकार से उन सूचनाओं का संकलन किया जा सकता है। वो हमें हस्तप्रतों के कैटलॉग बनाने में अथवा उन ग्रंथों के संपादन करने में सहायक सिद्ध होती हैं। तो हमने अभी तक पांडुलिपियों के सामान्य प्रकारों की चर्चा कर ली है और उनकी रचना संबतों को देख लिया है, पुष्पिकाओं एवं प्रतिलेखक पुष्पिकाओं के विषय में भी चर्चा कर ली है और चित्रित पांडुलिपियों की भी के विषय में भी हमने कल विस्तार से चर्चा की। अभी विषय आता है कि हम इन पांडुलिपियों का संपादन कैसे करें, क्योंकि संपादन जब तक किसी ग्रंथ का हम नहीं करेंगे, उस ग्रंथ को जब तक प्रकाश में नहीं लाएंगे, तब तक उसमें से सूचनाओं का संकलन करना भी जो है पूरा 100% फलदायी नहीं होगा। हमारा प्रमुख उद्देश्य तो है कि हम उन प्राचीन ग्रंथों को समाज के सामने प्रकाशित करके समाज के सामने लाएं, उनका संपादन करें और उसी के तहत आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठालोचन। पाठालोचन का मतलब होता है कि पाठों का विवेचन करना, उनका अध्ययन करना, उन पाठों को आलोचित करना अर्थात पाठों की आलोचना करना, यानी कि पाठों का विमर्श करना कि कौन पाठ जो है शुद्ध है या कौन पाठ मूल जो पहला प्रतिलेखक था, आदर्श जो प्रति बोलते हैं, आदर्श प्रति का पाठ कौन हो सकता है। उस आदर्श पाठ की हमें स्थापना करनी होती है और उस आदर्श पाठ की स्थापना करने के बाद फिर भी उन पाठों को विचार विमर्श करके शुद्ध पाठों को मूल कृति में स्थापित करके फिर हम उसको प्रकाशित करते हैं। उसका प्रमुख उद्देश्य यही रहता है कि वाचकों को कर्ता के द्वारा जो मूल पाठ लिखा गया हो, जो मूल पाठ सबसे पहले कर्ता ने प्रयुक्त किया हो, वही पाठ हम वाचकों तक पहुंचाएं। तो आपका प्रश्न हो सकता है कि साहब जो है इसमें फेरफार या परिवर्तन होता किस कारण से है। तो इसका प्रमुख कारण यही है कि उस समय प्रिंट करने की जो है ये नहीं थी, प्रिंटिंग मशीनें नहीं थी, ग्रंथ प्रिंट नहीं होते थे बल्कि हाथ से लिखे जाते थे और हाथ से लिख करके ही उनकी जो है यदि कोई ग्रंथ की अधिक आवश्यकता है तो 10 कॉपी 50 कॉपी या 100 कॉपियां, जिनको 100 प्रतियां या और अधिक चाहिए तो अधिक प्रतियां जो है तैयार की जाती थीं और वाचकों को उपलब्ध कराई जाती थीं। ग्रंथ भंडारों में भी जो है समय समय पर पांडुलिपियों की प्रतियां लेखन का कार्य चलता रहता था। एक पुरानी प्रति से दूसरी और नई प्रति तैयार कर ली जाती थी और भी दूसरे भंडारों में भी ग्रंथ भेंट में देने हैं अथवा डिमांड किसी भंडार में कुछ ग्रंथों की है
तो एक भंडार से कॉपी करके दूसरे भंडारों के लिए वो ग्रंथ भेजे जाते थे। सिद्ध हेम शब्दानुशासन का जो है आचार्य हेमचंद्राचार्य जब लेखन कर रहे थे, तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि वो एक साथ जो है 50-100 प्रतिलेखकों को, लहियाओं को एक साथ बिठा देते थे और आचार्य पाठ बोलते जाते थे और वो लिपिक जो है पाठ को लिखते जाते थे। तो वहां वो जो है लिपिक जो होते थे वो बड़े भाषा एवं व्याकरण के दक्ष होते थे और बिना यानी पाठ को सुन करके ही वो लिख देते थे। इसका मतलब व्याकरण एवं संस्कृत के विद्वान रहे होंगे। तो बहुत सारे ग्रंथ इस प्रकार से भी लिखे गए और बहुत सारे ग्रंथ जो हैं एक कॉपी को देख करके उनकी दूसरी कॉपी बनाई गई, प्रतिलिपि तैयार की गई। प्रतिलिपि तैयार करने वाला जो लिपिक हैं वो भाषा का या व्याकरण का बहुत ज्यादा जानकार हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। वो अच्छे अक्षर लिखना जानता हो और आशु लेखक हो और वो उतने से काम चल जाएगा। लेकिन जब सुन के अगर कोई लिपिकार लिख रहा है तब वो लिपिक को भाषा व्याकरण में दक्ष होना चाहिए, तभी वो शुद्ध पाठ लिख सकता है। तो होता क्या था कि ये पांडुलिपियों की एक से अधिक कॉपियां जब तैयार की जाती थीं, तो उन कॉपियों को तैयार करते समय बीच में कोई शब्द छूट गया, कोई मात्रा छूट गई, अथवा कोई एक पंक्ति छूट गई, तो उनको जो है लुप्तांश या लुप्त पाठ के रूप में हम लोग संज्ञा देते हैं। ऐसा लुप्त अंश या लुप्त पाठ कहते हैं, या फिर आ, कई और वो जो है छूट जाने के बाद आ, उस ग्रंथ का जब संशोधन होता था, उसको देखा मिलान किया जाता था, यदि वो पकड़ में आ गया पाठ तो उस पाठ को मार्जिन हाशिया में लिख दिया जाता था, अथवा तो वो अपर मार्जिन या लोअर मार्जिन में हंसपाद काकपाद लगा करके पाठ को लिख देते थे। और यदि वो पकड़ में नहीं आया, एक बार लिखने के बाद वो दोबारा से चेक किसी ने नहीं किया, तो वो पाठ छूट भी जाता था। या फिर वो हर्ष विकार की मात्रा के जगह के स्थान पर दीर्घ इकार की मात्रा लग गई, क के स्थान पर ख अक्षर लिख दिया, या फिर जो है र और क मिलकर के जो है वो जैन नागरी में क ख बनता है। और प्रतिलिपिक को यदि वो क ख का यदि भ्रम हो गया, उसको पता नहीं है, तो वो उसको वो शब्द समझ में नहीं आया, तो उसे जैसा शब्द सार्थक शब्द लगा उसने अपनी ओर से कुछ एक दो शब्द जोड़ करके, एक दो अक्षर जोड़ करके शब्द को बदल दिया। जैसे कि औषधशाला, आपके जो है पौषधशाला शब्द है। पौषधशाला जैन परंपरा का शब्द है। और जो व्यक्ति जैन परंपरा के सिद्धांतों से वाकिफ नहीं है, वो उसके सामने यदि ये पाठ आएगा तो वो पौषधशाला को जो है पाठ बना देगा औषधशाला। उसको लगेगा कि नहीं, पौषध की जगह औषध होना चाहिए, शब्द बदल गया। ऐसे या फिर कई बार वो प्रतिलिपिक जो है थोड़ा सा अपने आप को पंडित मन्य माना, यदि है कि नहीं मैं भी विषय का और भाषा का विद्वान हूँ, और कहीं वो अपना चंचुपात कर दे, उस तो उसको लगे कि नहीं नहीं ये छंद ठीक से बैठा नहीं, कर्ता ने ठीक नहीं लिखा, उसमें अपने अपने तरफ से उन्होंने मात्राएं घटा बढ़ा दी, अथवा शब्दों का अलग शब्दों का प्रयोग कर दिया। या फिर जानबूझ करके कोई लिपिकार जो है उस ग्रंथ की प्रकृति को ही बदलने के इरादे से भी उसमें पाठ भेद पाठों को बदल देता था। तो उन बदले हुए पाठ, जो पाठ बदल गए हैं, उन पाठों का ही आलोचन करना होता है पाठालोचन के तहत, कि कौन पाठ सही है, मूल कर्ता के समय का या प्रथम जो आदर्श कॉपी है वो आदर्श प्रत का पाठ क्या रहा होगा।
क्योंकि एक कॉपी पे से दूसरी कॉपी हुई, दूसरी पे से तीसरी, तीसरी पे से और चौथी, और हो सकता है इन कॉपियों के अंतर में के बीच में 100 साल 50 साल का अंतराल हो, या 200 वर्ष का भी अंतराल हो सकता है। तो उस समय की परिस्थितियां अलग थी, 200 साल बाद अलग परिस्थितियां हो गई, और वो जो है लिपिकार ने वर्तमान जिस समय में वो लिख रहा है उस समय की परिस्थिति के अनुसार या उस समय में प्रचलित पाठों का उन्होंने वहां प्रवेश कर दिया, तो आपका वो पाठ बदल जाएगा, और वही सब पाठांतर है। तो हम पाठालोचन करते समय उन पाठांतरों को पहले तो उन पाठांतरों का जो है चयन करते हैं, पाठांतर निर्धारित निर्धारित किए जाते हैं। कैसे पाठांतरों को निकाला जाएगा कि जो कोई पांडुलिपि है उसका हम पहले लिप्यंतर करेंगे। यदि आपकी जैन नागरिकी या प्राचीन नागरिकी अथवा शारदा की पांडुलिपि है, तो उसे पहले आप लिप्यंतरित कीजिए, उसको अभी वर्तमान लिपि में जिसको सब लोग समझ सकें वैसी लिपि में आप उस पाठ को लिप्यंतर कर लीजिए। लिप्यंतर करने के बाद आप दूसरी और आपको पास प्रतियां मिल रही हैं, 4 प्रति 5 प्रति जितनी भी मिल रही हैं, उन प्रतियों के साथ पाठों को मिलान कीजिए, और उनमें जो वेरिएशंस आ रहे हैं पाठों में, उन वेरिएशंस को एक जगह लिखते जाइए, कौन सी प्रति में कौन सा वेरिएशन है। तो उन वेरिएशंस को लिख करके आप जो है फिर पाठों को आप देखिए कि भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से कौन पाठ संगत है। जो कंटेंट की दृष्टि से, कंटेंट जैसा चल रहा है उस दृष्टि का उस हिसाब से वो जो संगत पाठ बैठ रहा हो उस संगत पाठ को मूल टेक्स्ट में स्थान देना है। इसके लिए कॉलेशन सीट का भी उपयोग होता है, अर्थात संतुलन पत्रिका से भी और समीक्षात्मक संपादन किया जाता है। और वो संतुलन समीक्षात्मक संपादन में मेरी राय हमेशा विद्यार्थियों को यही रहती है कि वो कोलेशन सीट के साथ यानी संतुलन पत्रिका के साथ पाठ संपादन करें। उससे क्या होगा कि आपके सारे पाठवेद उस संतुलन पत्रिका में निकल करके आ जाते हैं, और फिर आप आराम से उन पाठवेदों पर आप आलोचना कर सकते हैं, विद्वानों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और उनमें से जो उचित पाठ है उसका निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग संतुलन पत्रिका का उपयोग करते नहीं हैं। विद्यार्थी डायरेक्ट एक रजिस्टर लेकर के उसमें लिप्यंतर कर लेते हैं, और उसी लिप्यंतर के साथ अन्य प्रतियों के पाठों को मिला करके पाठभेदों को लिख लेते हैं। उसमें उतनी स्पष्टता नहीं आती। रामायण और महाभारत के जो क्रिटिकल एडिशन छपे, तो उस समय लगभग 1-1 लाख पांडुलिपियां, 1-1 लाख प्रतियां उन ग्रंथों की एकत्रित की गई, और उनको जो है फिर उनमें से जो शुद्धतर पाठ जिनके लगे उनको, ऐसी प्रतियों को एकत्रित किया गया। बाकी प्रतियां लगी कि नहीं इनमें ज्यादा अशुद्ध पाठ नहीं है, भाषा की दृष्टि से, लिपि की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, और या फिर जो है बहुत सुवाच्य नहीं है, पढ़ने में असुविधा हो रही है। तो ऐसी हस्तप्रतों को साइड करके जो है फिर भी हजारों पांडुलिपियों के पाठों को संतुलन पत्रिकाओं में जो है निकाला रखा गया, और फिर उसमें से उचित पाठ का पाठालोचन पूर्वक जो है उचित पाठ का निर्धारण करके मूल टेक्स्ट में रखा गया। महाभारत का जो है समीक्षात्मक संपादन जो है आपके बोरी से हुआ है, और रामायण का समीक्षात्मक संपादन आपके पूना भंडार से हुआ है। ओके, तो हम इसी को और आगे बढ़ाते हुए थोड़ा किताब में क्या लिखा है ये देख लेते हैं। तो कहा गया कि मूल पाठ, तो किताब में बताया गया कि पहले तो देखना है कि मूल पाठ क्या है। मूल पाठ अर्थात सबसे पहले प्रति में कर्ता के द्वारा जो मूल पाठ लिखाया गया प्रतिलेखक ने, वो हो सकता है मूल कर्ता ही उस ग्रंथ का प्रतिलेखक हो या किसी और से लिखवाया हो। जब भी पहली कॉपी तैयार होती है तो मूल कर्ता भी उसको और जो है करेक्शन करता है, चेक करता है, उसके पास से ओके होने के बाद ही वो जो है उसकी अन्य कॉपियां तैयार होती हैं। तो मूल पाठ,
किसी भी पांडुलिपि की लिपि की समस्या निदान के बाद उसके पाठ का महत्वपूर्ण स्थान है। लिपि की समस्याओं का अगर निदान हो गया, उसके बाद उसके पाठ को देखा जाएगा। और मूल लेखक द्वारा लिखित पांडुलिपि मूल पाठ कहलाती है। तो मूल पाठ क्या होगी? जो कि मूल लेखक द्वारा लिखी गई पहली प्रति, फर्स्ट कॉपी ऑफ द टेक्स्ट, वो मूल पाठ है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आज से 1000 साल पहले पहली कॉपी लिखी गई, अब जैसे वो कॉपी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंचने को आएगी, वैसे ही उसपे से अन्य कॉपियां तैयार कर ली जाएंगी। क्योंकि वो ज्यादा पुरानी हो गई है, उसको नष्ट होना है, उससे पहले उसकी दूसरी कॉपियां बना ली जाएंगी। तो दूसरी कॉपियां जो बनी, वो जो है उसकी प्रतिलिपि है। हाँ, कोई प्रश्न पूछ रहा है कुछ? कोई प्रश्न नहीं है ना किसी का? कहीं भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछिएगा। ऐसी पांडुलिपि अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है जिसकी सुरक्षा करना अत्यावश्यक है। यदि किसी भंडार में मूल प्रति मिल जाए तो उसको जो है सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि वो तत्कालीन ऐतिहासिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उस समय के पूरे इतिहास का वर्णन, उस समय की परंपराओं का वर्णन उस ग्रंथ को देखने से आपको मिल जाएगा। और क्योंकि मूल कर्ता के समय की है, इसलिए भी वो महत्वपूर्ण हो जाती है। उसमें कर्ता का भी जो है श्रम लगा है, उसने भी उसमें करेक्शन किया होगा। क्योंकि मूल पाठ अत्यधिक उपयोगी होता है, उसके उपयोग को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। तो मूल पाठ का महत्व क्या क्या होता है, उसके लिए कुछ बिंदु यहाँ बताए गए, जिनमें कि मूल पाठ से लेखक की लिपि लेखन शैली का पता चलता है। लेखक कैसा आ, लिपि लिख रहा है, तो उससे ये पता चल जाएगा कि उस समय में कौन सी लिपि चलन में थी। यदि आपको 7वीं शताब्दी की नागरी लिपि की कोई पांडुलिपि मिल जाती है, मूल कॉपी, तो आपको सीधा आप जो है कह देंगे कि नहीं, 7वीं शताब्दी में भी ये लिपि थी। तो हमें ये जो है जिस लिपि में लिखा गया है उस लिपि का एक हमें एविडेंस मिल जाता है। और उस समय में उस लिपि के अक्षरों की बनावट कैसी थी, मात्राएं किस प्रकार से लगती थी, संयुक्ताक्षर कैसे लिखते थे, वो सारा जो है हमें ज्ञान हो जाता है। तो तत्कालीन स्थिति और अभ्यास का पता चल जाता है। लेखक की वर्तनी विषयक पद्धति का ज्ञान होता है, और लेखक की जो वर्तनी थी उसके विषय, उसका भी ज्ञान हमें हो जाता है। वर्तनी मतलब उसका लेखन का जो है स्टाइल, उसके वही मात्राएं वगैरह लगाने की प्रक्रिया, अक्षर लेखन शैली। पाठालोचन विज्ञान का ध्येय मूल पाठ की खोज करना होता है। अब देखिए, पाठालोचन को विज्ञान भी कहा गया, ये साइंस है। साइंस में भी क्या होता है कि भाई आ, जो कोई वस्तु कितनी शुद्ध है, उस शुद्धता का ज्ञान हम विज्ञान के द्वारा लगाते हैं। तो यहाँ मूल पाठ का आलोचन भी जो है में भी विज्ञान है। इसका ध्येय मूल पाठ की खोज करना होता है, विज्ञान में भी हम खोज करते हैं, जिससे ग्रंथ संगठन संपादन में वह आदर्श का काम करता है। और यदि मूल पाठ मिल गया तो हम उसको आदर्श प्रति बना लेंगे, उसको आदर्श पाठ कहेंगे। मूल आदर्श अर्थात पहली कॉपी, पहला पाठ। मूल लेखक के शब्द भंडारण का ज्ञान भी मूल पाठ से हो जाता है। मूल लेखक के शब्द भंडारण का भी हमें ज्ञान हो जाता है, किस शैली के, किस परंपरा के कैसे शब्दों का वो उल्लेख उल्लेख मूल लेखक कर रहे हैं, किस छंद में अपनी रचना रच रहे हैं, और वो कैसी अपनी जो है व्याकरण का प्रयोग कर रहे हैं, या साहित्य, या वो किस विषय के वो एक्सपर्ट हैं, उसका भी हमें ज्ञान हो जाता है। और इससे ये भी पता चल जाता है कि उस समय में जो है कैसी विचार शैली थी, या
लोग किस तरह के शास्त्रों को पढ़ना या सुनना पसंद करते थे। स्वाभाविक है, जैसे शास्त्रों को अभी भी आप देखते होंगे, जब फिर कोई फिल्म बनाता है तो वो जनता के हिसाब से बनाता है कि उसको देखने वाले कितने लोग होंगे। पता चला ग्रंथ लिखा किसी ने पढ़ा ही नहीं, तो ग्रंथ लेखन से क्या फायदा हुआ। उसी प्रकार से जो है वो मूल जो है लेखक का जो है आ, शैली का वहां से पता चलता है। 1 मिनट। तो मूल पाठ से अन्य उपलब्ध पाठों को मिलाने से पाठांतरों एवं पाठ भेदों में वर्तनी, लिपि एवं शब्दार्थ के रूपांतर में होने वाली प्रक्रिया का ज्ञान होता है। यदि मूल पाठ से अन्य उपलब्ध पाठों को मिलाने से, हमें मूल पाठ मिल गया, उससे उसके साथ यदि और प्रतियां मिल रही हैं तो उन प्रतियों के पाठों को मिलाने से क्या होगा कि पाठांतरों एवं पाठ भेदों का हमें पता चल जाएगा। पाठांतर मतलब बदला हुआ पाठ, पाठ भेद जिसमें एक ही पाठ दो प्रकार का हो, तो अर्थात भेद आ गया, परिवर्तित पाठ। लिपि एवं शब्दार्थ के रूपांतर में होने वाली प्रक्रिया का ज्ञान हो जाता है। लिपि की प्रक्रिया का भी और शब्दार्थ का भी ज्ञान हमें उससे हो जाता है। मूल पाठ की सामग्री अर्थात कागज, स्याही, लिपि लेखन, प्रश्नांकन, चित्र, हाशिया, आकार, हड़ताल, उपयोग आदि से अनेक ऐतिहासिक तथ्यों का उद्घाटन होता है। और मूल पाठ की जो सामग्री है, मूल पाठ किस पर लिखा गया है, पहले अर्थात पहली प्रति वो किस पर लिखी गई है, किस साधन से लिखी गई है, तो उससे हमें तत्कालीन स्याही, कौन कौन सी स्याहियां उस समय प्रयोग होती थी, लाल स्याही का भी वहां उस समय प्रयोग होता था या नहीं था। जैसे 13वीं 12वीं या 8वीं शताब्दी का कोई ग्रंथ मिल गया तो उस समय किस रंग की स्याही का प्रयोग होता था, ये भी हमें पता चल जाएगा। उस समय वो कागज पे लिखा है। अभी तक जैसे हमने कल देखा कि भाई 14वीं शताब्दी के बाद की पांडुलिपियां कागज पे मिलती हैं, ऐसा उल्लेख था। और यदि हमें कोई प्रत 10वीं शताब्दी की कागज पे लिखी हुई मिल जाती है तो हम कह देंगे कि भैया नहीं, 14वीं नहीं, कागज 10वीं शताब्दी में भी था, हमने वहां इस भंडार में एक पांडुलिपि देखी है। तो उससे हमें ऐतिहासिक ज्ञान हो गया। अभी जो है अल बरूनी ने अपना ग्रंथ है एक अल हिंद, उसमें उल्लेख किया है कि भारत में कागज बनाने की टेक्निक चीन से आई बया नेपाल। और 13वीं शताब्दी का उन्होंने उल्लेख किया कि 13वीं शताब्दी में कागज बनाने की टेक्निक भारत को चीन से आई। अब यदि हमारे पास 12वीं शताब्दी की कोई पांडुलिपि मिल जाती है कागज पे लिखी हुई, या 13वीं शताब्दी से पहले की मिल जाती है, तो हम उस अलबरूनी के उस सिद्धांत का खंडन कर सकते हैं कि देखिए अलबरूनी यहाँ गलत कह रहा है, उसने ये उसके समय से पहले की 13वीं शताब्दी से पहले की कोई पांडुलिपि वो देखी नहीं, इसलिए उसने ऐसा कह दिया। हमारे पास अभी 11वीं शताब्दी की पांडुलिपि है, 10वीं शताब्दी की पांडुलिपि है जो कागज पे लिखी हुई है। तो क्या है कि वो एक पूरे इतिहास को बदलने का एक गेम चेंजर एक जो है काम हो जाता है। तो इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। और लिपि लेखन, पृष्ठांकन, पेज नंबर कैसे डालते थे उस समय उसका पता चल जाएगा। चित्र, पेजों में चित्र वगैरह बनाते थे क्या, चित्र हस्तप्रतों में भाई चित्र बना करके कब से लिखने की शैली परंपरा मिलती है। तो जितनी पुरानी किसी पांडुलिपि में हमें चित्र बना हुआ मिल जाएगा, वही हमारे पास एक एविडेंस हो जाएगा कि साहब हमने 8वीं शताब्दी का या चौथी शताब्दी का कोई पांडुलिपि में चित्र देखा है। हमने
कभी कभार शिलालेखों में भी हमको चित्र जो है बने हुए मिलते हैं। मैंने एक शिलालेख आप लोगों को दिखाया था जिसमें वो जो है नीचे लेख लिखा हुआ है नागरी लिपि का, और ऊपर में गाय है और गाय का एक बछड़ा दूध पी रहा है। मैंने ऐसा चित्र दिखाया, वो शिलालेख दिखाया था आप लोगों को। जी सर। उसी प्रकार से हाशिया, जो हाशिया क्षेत्र है उससे भी हमें उससे उसका पता चल जाता है टेक्निक। हस्तप्रत किस आकार की होती थी, हड़ताल का उपयोग कितना होता था, या उस समय भी लोग हड़ताल का उपयोग करते थे, या अगर मिल गया हमको कोई प्राचीनतम पांडुलिपि में हड़ताल का उपयोग किया हुआ मिल गया, तो हम कह देंगे कि साहब उस समय तक हड़ताल का प्रयोग होता था। ऐसी अनेक ऐतिहासिक तथ्यों का उद्घाटन जो है हमें पाठालोचन करने से, मूल पाठ को वाली प्रत को देखने से हमें इन सब चीजों का ज्ञान होता है। मैं आपको एक बार चित्रित पांडुलिपि वो दिखा देता हूं, और उसके बाद फिर हम कृतार्जुनीय सिद्धम अवनिर्युक्ति। ये देखिए, एक यह संवत, ये देखिए यहाँ आदि मंगल बना हुआ है, दो जैसा और जीरो, संवत, और ये लिखा है 1330, 1330 वर्षे। तो विक्रम संवत 1330 का है। चित्रित शिलालेख है। चित्रित पांडुलिपियां तो हमने बहुत देखी हैं, लेकिन चित्रित शिलालेख जो है कम ही देखने को मिलते हैं। तो यह आप देख सकते हैं, पूरा एक अभिलेख है, और उस पर ये चित्र बनाया हुआ है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर। जी। तो ये देखिए गाय का चिन्ह है, गाय का चित्र है। गाय, और गाय के नीचे बछड़ा है, और बछड़ा दूध पी रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वो चित्र जो है अटांगी हथौड़े से बनाया है, लेकिन बिल्कुल जीवंत लग रहा है। अर्थात इससे पता चलता है कि वो चित्र शैली 13वीं शताब्दी में पत्थरों पे भी जो है कुछ आकृतियां बनाने की जो शैली थी, बड़ी ही समृद्ध शैली थी। और उसमें नीचे ये आपका पूरा पाठ लिखा हुआ है। ये ऐसे है ना, इतना बड़ा अभिलेख है ये। ओके। जी सर। जी। हम्म। और ये नागरी लिपि का है, अक्षर यहाँ खोद करके लिखे हुए हैं, और प्रारंभ में ही इन्होंने लिखा है 1330 वर्षे। ये अभिलेख अभी वहाँ है, यहाँ क्या बोलते हैं आपके कच्छ भुज का जो म्यूजियम है वहाँ है, वहां से मुझे ये इसकी कॉपी मिली थी। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने जो पढ़ा है इसके संबंध में कोई प्रश्न है आप लोगों का? अभी तक जो पढ़ा है इसके संबंध में कोई प्रश्न? नो सर। हम्म। तो ये जो संतुलन पत्रिका जो मैंने बताई, संतुलन पत्रिका के विषय में आप थोड़ा सा जान लीजिए। संतुलन पत्रिका जो है ये A4 साइज की जैसे सीट होती है, जैसे आप एक्सेल सीट जैसे होती है कंप्यूटर में, वो एक्सेल सीट की तरह होती है, और उसमें जो है पाठों को लिखा जाता है। मैं यहाँ आप लोगों ने, किसी ने संतुलन पत्रिका देखी है, कॉलेक्शन सीट देखी है? मतलब चैप्टर में आगे कुछ ऐसे डायग्राम दिए हुए हैं, लेकिन हमने ऐसे खुद से नहीं देखी है। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए संतुलन पत्रिका ना, आ, ऐसी चौकोर संतुलन पत्रिका होगी, ऐसे। पाठ संपादन करते समय संतुलन पत्रिका के साथ जब हम पाठ संपादन करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ऐसे खाने होते हैं।
ऐसे खाने बने हुए होंगे। ओके, इसमें ऐसे में करके 32 होंगे। आड़े आड़े खाने जो है कितने होंगे, 32 होंगे। ओके, ये अनुष्टुप छंद को ध्यान में रख करके बनाई गई है। अनुष्टुप छंद में जो है 8 8 के 4 32 जो है ये होते हैं। यानी कि 8 8 मात्रा ये के जो है 4 पाद होंगे और 32 अक्षर होंगे। तो उसको ध्यान में रख करके ये बनाई जाती है संतुलन पत्रिका। अब इसमें क्या होगा, जो अब आप पाठ संशोधन आपको करना है, तो आप जो है पहले यहाँ पे मूल प्रति को पहले नंबर पर रखेंगे। आपको लग रहा है कि आपके पास 4 5 पांडुलिपियां मिल गई, तो उनमें से जो सुवाच्य है और अच्छी शुद्ध आपको लग रही है, उसको आप आदर्श कॉपी मान करके उसको पहला नंबर दीजिए। ठीक है, जैसे कि आपको आप उसको भंडार के नाम से भी दे सकते हैं। जैसे कि आपको 4 पांडुलिपियां मिली, एक पांडुलिपि आपको जो है मिल रही है अहमदाबाद के कोबा से, एक मिल रही है एलडी इंडोलॉजी से, एक मिल रही है आपके जैन विश्व भारती लाडनू से, और एक मिल रही है आपको जयपुर के पोथी खाना से। तो आप क्या करेंगे, उन चारों पांडुलिपियों को जो है आप नाम दे लीजिए। नाम कैसे देंगे, भंडार के नाम पे आप दे सकते हैं, और शॉर्ट उसको नाम दे दीजिए। जैसे कि कोबा को आपने दे दिया के, के जैसे के प्रति दे दिया। ठीक है, तो के बराबर कोबा। ओके, और दूसरी प्रति को आपने जो आपकी ये थी एल डी की थी, उसको एल दे दिया, तो ये हो गया आपका एल डी। ओके, फिर आपका जो जयपुर पोथी खाना की जो प्रति है उसको पी दे दिया, और यहाँ पोथी खाना। ओके, और चौथी प्रत, तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, और जो चौथी कॉपी थी ये थी आपके लाडनू की। तो अब यहाँ एल तो यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ एल 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 ए दे दीजिए। ओके, तो ये हो गया आपका लाडनू, LADANU। या फिर विश्व भारती, विश्व भारती उसको नाम देंगे तो आप विश्व भारती का जो है ना, विश्व भारती का वी दे दीजिए। जैसे संस्थान विश्व भारती संस्थान की है वी, और उसको विश्व भारती लाडनू देना है, VL दे दीजिए। तो यहाँ नाम हो जाएगा विश्व भारती, विश्व भारती लाडनू। ओके, और इसको पांडुलिपि को संक्षेप में बोलते हैं MS, अर्थात मैन्युस्क्रिप्ट। ओके, तो ये MS, एक MS तो आपकी जो है के कोबा कोबा की है, जिसको के नाम दिया। एक LD की है, उसको L नाम दिया। एक पी की जो है पोथी खाना की है जयपुर की, उसको P नाम दिया। और एक आपके विश्व भारती की है, उसको V नाम दे दिया। अब आपको, आपने पहले इन पांडुलिपियों के पाठों को देखा कि इनमें शुद्ध पाठ किस पांडुलिपि का हो सकता है। आपको लगा कि जो है इसमें जो है शुद्ध पाठ जो है इसका कोबा की प्रत का शुद्ध पाठ है, या फिर चलिए कोबा को की प्रत को रहने देते हैं, क्योंकि 1 नंबर पे लिखा है मैंने। जैसे कि आपको ये पोथी खाना की जो प्रत है, इसका पाठ आपको ज्यादा शुद्ध लग रहा है। ओके, तो इस 3 नंबर की प्रत को आप यहाँ पहला ये बना दीजिए P। ठीक है, प्रत यानी कि MS, PMS। तो PMS का मतलब हो गया ये पोथी खाना की। ठीक है, तो जो मूल आपने कॉपी बनाई है उसके पूरे पाठों को, एक एक अक्षर को आप इसमें संतुलन पत्रिका में लिख लेना है। तो जैसे आपको पाठ है आपका कोई पाठ, जैसे कि विधुत कल्पना जाल, ऐसा ही है। तो विधुत कल्पना जाल गंभीरोदार मूर्त, ऐसा कोई श्लोक है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, V
धू, एक एक अक्षर में, एक एक खाने में एक एक अक्षर आएगा। विधूत, क, कल्प, आधा ल और पूरा अक्षर एक में आ जाएगा, कल्प ना। ठीक है, जाल, जा और ल। इसी प्रकार से आप 32 अक्षरों को एक लाइन में, पहली लाइन में लिख लीजिए। ओके, दूसरी लाइन में फिर क्या, दूसरे जब 32 अक्षर होने के बाद 33वां अक्षर उस प्रत का कहा जाएगा, अगले दूसरी उस पे जाएगा, शीट पे, कोलेशन, दूसरी कोलेशन शीट पे जाएगा, इस पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपकी पहली प्रत तो ये हो गई कोबा, दूसरी जैसे आपकी एलडी की है तो पी एल, और जो है यानी पहली पी, दूसरी एल, तीसरी आपकी जैसे कि कोबा की है के, और एक आपकी विश्व भारती की है वी एल। ओके, ये सारी प्रतें हो गई। अब पहली प्रत का पाठ आपने पूरा लिख लिया, पोथी खाना की प्रत का, फिर आप एलडी की प्रत में उस पाठ को मिलाइए, उसी पाठ को, उसी लाइन को मिलाना है। तो वहां हमें, हम एलडी की प्रत में जब मिला रहे थे हम, तो वहां पाठ मिला, बी सही था, विधुत ठीक था, विधु, विधु त की जगह व था, विधुब हो गया। तो जो अक्षर परिवर्तित है, बदला हुआ है, सिर्फ उसी अक्षर को लिख लीजिए। ठीक है, विधुब, क सही था, क को छोड़ दीजिए। लोपो की जगह उन्होंने लोबो कर दिया, कल्व। ठीक है, ना सही था, या फिर ना की जगह इसमें ता हो गया। ठीक है, ता। और जाल, जाल के स्थान पर उसमें जल हो गया, आ की मात्रा नहीं थी, ज। और ल सही था। तो दूसरी प्रत में जो पाठ भेद था, उतने पाठ भेद को हमने लिख लिया। ओके, फिर हमें तीसरी प्रत के साथ पाठ को मिलाना है। तीसरी प्रत में भी हमने देखा कि भी ठीक है, विधूत, विधूत की जगह यहां ध की जगह घ बना है, विघु ऐसा लिखा हुआ है, तो घ लिख लिया। और तो सही है उसमें, तो सही है, तो खाली ऐसे ही छोड़ दो। यदि वो है तो वो लिखना है, क है तो क लिखना है। यदि इसमें भी आपको वो था, ओके, तो आपने वो लिख दिया। कल्पना में क सही था, ठीक है, क को खाली छोड़ दिया। और लो वो की जगह उसका पाठ कल लो पो ही था, तो लो पो को खाली छोड़ दीजिए। और यदि लो वो है तो फिर लो वो लिखना पड़ेगा। यानी ऊपर वाले पाठ से यदि भिन्न कोई भी पाठ है तो वो आपको यहाँ लिख लेना है। और और ना जाल, ना ठीक था, और जाल, जाल, जाल ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ इतना पाठ अंतर था, तो इतना अंतर था, वो अंतर आपने लिख लिया। फिर आपका जो है विश्व भारती की प्रत, उसमें मिलाइए, उसमें पाठ क्या है। तो विश्व भारती की प्रत में आपने देखा कि वी है, और धू है, और तो है, विधुत लिखा हुआ है, लेकिन क की जगह वो लिखा हुआ है। ठीक है, और लो वो की जगह है जो है प और नो लिखा हुआ है, नो को जगह लो हो गया, लो की स्थान पर नो हो गया, वो लिख लिया। और यहाँ ना था, या खाली नो है, आ की मात्रा छूट गई। और जाल, जा ठीक है, लो की जगह तो हो गया। ओके, इस प्रकार से आपने तीनों चारों प्रतों के पाठों को, एक एक लाइन को, पहली वाली जो लाइन थी उस लाइन को पूरा लिखा, फिर उसके नीचे दूसरी लाइन के अक्षरों को जहां पाठांतर थे उसको लिखा, तीसरी प्रत के साथ में जो पाठांतर थे, चौथी में जो पाठांतर थे उसको लिखा। अब आपके पाठांतर सब निकल करके इस पेज के पाठ, इस लाइन के सारे पाठांतर यहाँ आपके पास आ गए। तो आपके पास तीन प्रत हैं, नीचे जो में जो खाली जगह बचा है उसमें उन पाठांतरों को लिख लीजिए। तो अब पाठ आ जाएगा भाई, पहली प्रत में तो विधुत कल्पना पाठ है, दूसरी में आ गया विधुव कल्पता कल्पता। तो दूसरी एल प्रत का पाठ हो गया विधुव कल्पता। ठीक है, ओके, तो ये पाठांतर आ गया। उसी प्रकार से तो ये एल प्रत का हो गया। फिर के प्रत में क्या लिखा है पोबाकी में, तो वी तो है, तो वी तो ऐसा ही आ गया, वी, ध की जगह घ है, विघु, वो है, विघुव,
और क ठीक है, क ठीक है, और ल प की जगह कल्व है। तो विघूब कल्व, और ना ठीक है, कल्वना। ओके, और जाल पाठ है। उसी प्रकार से बीएल में क्या है आपका, लाडनू के विश्व भारती की पाठ में जो प्रत है उसमें विधूत। विधूत तो ठीक है, तो विधूत को छोड़ दो, विधूत लिखने की जरूरत नहीं है। और वनपना, कल्पना की जगह पाठ है वनपन, वनपन। ओके, और जाल की जगह पाठ है जात। इस प्रकार से आपके पाठांतर निकल करके आ गए। अब इन पाठांतरों को आपको आलोचना करना है, पाठालोचना। इन पाठों में अब आपको आलोचना करना है कि कौन पाठ सही है, और जो पाठ सही होगा उसी को मूल टेक्स्ट में रख दीजिए संपादन करते समय। तो अब और इससे हमको पांडुलिपियों का वंश वृक्ष बनाने में भी सुविधा मिल जाती है, कौन पांडुलिपि किस पे से कॉपी हुई होगी ये भी पता चल जाता है। अब आप यहाँ बता सकते हैं मुझे कि कौन पांडुलिपि किस पे से कॉपी हुई होगी, कोई आइडिया आ रहा है? देखिए, ये जो पहली पांडुलिपि, ये तो आदर्श बना लिया हमने, इसके साथ ज्यादातर मिलता हुआ पाठ किसका है आपके, इसका वीएल का। और ये जो विश्व भारती लाडनू, अर्थात ये जो पी जो प्रति है, पी प्रति की पुत्री हो गई वीएल। ओके, पी अर्थात पोथी खाना, पोथी खाना की कॉपी पे से लाडनू वाली कॉपी जो मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी की गई है। ओके, सर और लेकिन ये कोबा वाली में सिर्फ वाली तीन में ही। सिर्फ 3। हम्म, हाँ, तो ये कोवा कोवा वाली में एक पाठ और ज्यादा जो है, धौ की जगह घौ है, तो ये कोवा वाली जो है बिल्कुल एक अलग अलग परंपरा में जा रही है। ठीक है, ये लव वो तो ये दोनों में एक है, तो हो सकता है एल पे से के कॉपी की गई हो, है ना, एल भी तो माता हो सकती है, तो एलडी की प्रत में से हो सकता है कोवा वाली प्रत कॉपी की गई हो। ये सभी प्रतें जो हैं में से दूसरी प्रतें तैयार हुई होंगी। ठीक है, तो सभी प्रत माताएं भी हो सकती हैं, सभी प्रत जो है पुत्रियां भी हो सकती है। ओके, ओके सर। हाँ, तो इस प्रकार से जो है पाठों का लिप्यंतर करके, पांडुलिपियों का लिप्यंतर करके, उन पाठों का संकलन करके फिर हम पाठ आलोचन करते हैं कि इनमें कौन पाठ किस प्रत से आया होगा, मातृप्रत कौन सी है, मूल प्रति कौन सी है, और वो जो है कौन पाठ शुद्ध हो सकता है। यही आपका पाठालोचन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है लिपिक का सर्जन। जो लिपिक है, जो लहिया लेखक, उसका सर्जन क्या क्या सर्जना करता है, तो बताया गया कि किसी भी ग्रंथागार में किसी मूल पाठ का होना काफी महत्वपूर्ण होता है। पहले भी कहा गया, अर्थात कोई मूल पाठ वाली प्रत है तो वो महत्वपूर्ण है, विषय की दृष्टि से भी, प्राचीनता की दृष्टि से भी। किंतु ग्रंथागार में रखे सभी ग्रंथ मूल पाठ नहीं होते, लेकिन किसी भंडार में लिखी हुई रखी हुई सभी पांडुलिपियां मूल प्रति या आदर्श प्रति नहीं होती हैं, वो कॉपी की कॉपी की कॉपी भी हो सकती है ना। हो सकता है कि किसी भंडार में हजारों लाखों पांडुलिपियां हो, लेकिन उनमें मूल एक भी ना हो। और हो सकता है कि किसी भंडार में 10 20 50 ही पांडुलिपियां हैं, लेकिन उसमें से 5 या 8 10 जो है मूल मिल निकल आए। इसलिए संख्या पर जो है ये डिपेंड नहीं करता है कि वो भंडार कितना महत्वपूर्ण है। डिपेंड करता है कि उसमें जो कंटेंट है, जो विषय है, जो वस्तुएं हैं, वो कितनी उपयोगी हैं, कितनी पुरानी है, कितनी
महत्वपूर्ण है, कितने उसके पाठ शुद्ध हैं। तो किसी भंडार में लाखों पांडुलिपि होने पर भी हो सकता है कि मूल प्रति एक भी ना हो। सभी ग्रंथ और सभी ग्रंथ तो मूल पाठ नहीं हो सकते, अवश्य ही प्रति कॉपियां ज्यादा होंगी। उनमें से बहुत से मूल पाठ के वंश की आगे की कई पीढ़ियों से आगे की हो सकती है। उनमें से बहुत सारी जो प्रतियां जो किसी भंडार में है, किसी मूल जो कॉपी है उसकी कॉपी की कॉपी हो सकती है, अर्थात कि वो माता कोई जो मूल माता है उनकी बेटी की बेटी की बेटी की बेटी जो है हो सकती है। प्रारंभ में मूल पाठ से जितनी भी प्रतिलिपियां तैयार होती हैं वे सभी मूल पाठ के वंश की प्रथम स्थानीय संतानें मानी जाती हैं। देखना अपना कौन है। तो प्रारंभ में जितनी भी प्रतिलिपियां तैयार होंगी, एक एक मूल कॉपी बनी और उससे उसी समय में जितनी कॉपियां बनेंगी वे सभी मूल पाठ के वंश की प्रथम स्थानीय संतानें मानी जाएंगी। अर्थात एक कॉपी तैयार हुई, जैसे कि आचार्य हेमचंद्राचार्य ने पाटन में कोई एक प्रति पाठ तैयार कराई, उस प्रति पर से फिर वहीं बैठा करके 50 लिपिकों को बैठा करके उन्होंने 50 कॉपियां और तैयार करा दी। तो वो जो दूसरी और 50 कॉपियां बनी हैं वो उसी स्थान की जो है उस मूल कॉपी की प्रतिलिपियां कही जाएंगी। अर्थात वो सभी एक ही क्षेत्र की हैं, यानी कि उनका गांव सबका एक है, एक ही गांव की वो सब बहनें हैं। तो जितनी भी प्रतिलिपियां तैयार होती हैं वो सभी मूल पाठ के वंश की प्रथम स्थानीय संतानें, एक ही वंश की है और एक ही स्थानीय संतानें हैं, एक ही स्थान से उनका जन्म हुआ है और कही जाएंगी। तो मान लीजिए मूल पाठ से 3 लिपिकों ने कुछ प्रतिलिपियां निम्न प्रकार से तैयार की। उदाहरण देख के बता रहा है कि मूल पाठ से किन्हीं 3 लिपिकों ने 3 कॉपियां तैयार की। तो प्रथम ने 3 प्रतियां, दूसरे ने 2 प्रतियां, तीसरे ने 4 प्रतियां। मूल कॉपी से ही 3 लिपिकों ने कॉपियां बनाई, जिसमें एक लिपिक ने 3 कॉपी बनाई, दूसरे ने 2 बनाई और तीसरे ने 4। तो टोटल हो गई 3 2 5 और 4 7। तो एक प्रति से 3 लहियाओं ने, 3 लिपिकों ने 7 प्रतियां तैयार की। तो वो सातों प्रतियां क्या है, एक स्थान की हैं, लेकिन उनके जो लेखक हैं वो जो है अलग अलग हैं। एक जो है एक की 2 संतानें हैं, एक की 3 संतानें हैं, एक की 4 संतानें हैं। आप ऐसे कह सकते हैं 3 भाई हैं, उनकी फिर जो है उन्होंने जिसने जितनी प्रतियां तैयार की उतनी उनकी वो आ, उनकी बनाई हुई कॉपियां हैं, उनकी संतानें कह सकते हैं। इन प्रतियों के तैयार करने में प्रत्येक लिपिक ने अपनी ही पद्धति से उन्हें तैयार किया। तो उन्हें प्रतियां तैयार कर, पहले वो लिखने के लिए पांडुलिपियां तैयार करेगा तो अपने तरीके से तैयार किया। किसी ने उसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ी कम रखी हो, किसी ने ज्यादा रखी हो, या फिर किसी ने मार्जिन हाशिया को छोटा कर दिया, किसी ने मार्जिन हाशिया को बड़ा कर दिया, या किसी ने बीच में जो है चंद्रक बनाया, किसी ने चंद्रक के स्थान को खाली रखा। तो वो उनकी जो लिखने की स्टाइलें होंगी वो स्टाइलें उन अपनी अपनी प्रतियों में दिखाई पड़ेंगी, उसमें प्रभाव पड़ेगा उनका। यहाँ तक कि कभी कभी एक ही लिपिक द्वारा तैयार 2 प्रतियों में भी भिन्नता मिल जाती है। ऐसा भी होता है कि एक ही जो लिपिक है उसने 2 कॉपियां तैयार की और उन दोनों कॉपियों में भी पाठ भेद हो सकते हैं। उन दोनों कॉपियों के अक्षरों की संरचना में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है और उनके जो है मात्राओं में या पाठों में अंतर आपको मिल जाएगा। आप ऐसे इसको इस बात से, इस उदाहरण से पहचान सकते हैं कि एक ही पिता की 2 संतानों में के भी चेहरे और वो जो है शरीर का आकार एक जैसा नहीं होता, उन दोनों संतानों में भी अंतर होता है।
तो दो प्रतियां एक ही व्यक्ति लिख रहा है, तब भी उन दोनों प्रतियों के पाठों में, उनकी बनावट में, उनकी लिखावट में अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। पूर्व काल में जब छापेखाने नहीं थे, तब ग्रंथों को लिपिक द्वारा लिखवा कर पढ़ने वालों के लिए दिया जाता था, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं है। तो जितनी कॉपियां चाहिए, जितने वाचक हैं, अगर अधिक डिमांड है तो अधिक कॉपियां वो लहियाओं द्वारा उसकी तैयार की जाएंगी और उन वाचकों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसका परिणाम यह होता था कि लिपिक की समस्त अयोग्यताओं के कारण पाठ अशुद्ध हो जाता था, और लिपिक में यदि कुछ खामियां हैं, कहीं कहीं कुछ अक्षरों को लिखने में, समझने में अयोग्य है, तो वो अयोग्यताएं उसकी उसमें उस पाठ में घर कर जाती थी, उसमें बैठ जाती थी, और इस कारण से पाठ अशुद्ध हो जाता था। और किसी का सुलेख अच्छा नहीं होता, और ऐसा भी है कि सभी लिपिकों का अच्छा सुलेख हो, ये भी संभव नहीं है। हम लोग भी यदि चार भाई हैं, चारों भाइयों के भी लिखने की तरीका जो है सुलेख अलग अलग होंगे। किसी का बहुत सुंदर सुलेख हो सकता है, तो किसी का बहुत खराब सुलेख हो सकता है। कोई ग्रंथ के विषय से अपरिचित होता था, और कोई व्यक्ति उस ग्रंथ के विषय से अपरिचित भी हो सकता है। जब उसका विषय से परिचय नहीं होगा, तो अवश्य ही उसमें गलतियां करेगा। किसी का शब्दकोश सीमित होता था, किसी का शब्दकोश सीमित हो सकता है, यानी शब्द भंडार का ज्ञान कम है। किसी को अधिक शब्दकोश है, अधिक शब्द भंडार है। फलतः पांडुलिपि में उन कमियों को देखा जा सकता है। तो पांडुलिपियों में उन लहियाओं की वो छवियां, वो कमियां वहां दृष्टिगत होती हैं, उन ग्रंथों में वो दिखाई पड़ती हैं, वहां आ जाती हैं। अज्ञानता के कारण भी पांडुलिपि में अनेक विकार आ जाते थे। यदि वो लिपिक को ज्यादा ज्ञान नहीं है, विषय से अज्ञान है, विषय से अज्ञात है, या लिपि का जो है बहुत ज्यादा उसको अच्छा ज्ञान नहीं है, संयुक्त अक्षरों को नहीं पहचान पा रहा है, तो उस कारण से भी वो वहां लिखते समय गलतियां कर देता था, जिनमें प्रधान विकार शब्द संबंधी रहता था। और शब्दों को भी वो बदल देता है, या फिर वो गलती से उससे शब्द जो है जो है सार्थक शब्द का निरर्थक शब्द बन जाए। किसी शब्द उसको, जैसे कि मैंने बताया कि वो जैन परंपरा में पौषधशाला शब्द है, और यदि वो लिपिक को पौषधशाला का शब्द नहीं पता है, तो वो समझेगा कि अरे शायद ये औषधशाला होना चाहिए। पहले की कॉपी में, किसी कॉपी को देख करके ही वो कॉपी कर रहा है, तो वो इससे पहले के जो लिपिकार है, प्रतिलिपिकार है, उसको दोषी मान करके कि शायद उसको इस शब्द का अर्थ नहीं पता चला, इसलिए उसने औषधशाला को पौषधशाला कर दिया होगा। अब वो यहाँ उस पौषध शब्द को पुनः औषधशाला बना देता है, पाठभेद हो गया। तो वो अज्ञानता के कारण हुआ। इसके मूलतः और भी कई कारण होते हैं, और उन कारणों की चर्चा हम लोग कल करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा है, इसके संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। सर, जो हम हेडिंग पढ़ रहे हैं, हेडिंग पढ़ रहे हैं। हम्म। उसकी हेडिंग है लिपिक का सर्जन। तो लिपिक हम्म। का मतलब मेरे को हेडिंग नहीं क्लियर हुआ कि हाँ, मतलब देखिए, सर्जना लिपिक जो है वो कुछ सर्जन कर देता है। सर्जन मतलब निर्माण। वो जो पाठ भेद होते हैं, लिपिक के सर्जन के कारण ही होते हैं। वो पुराने पाठ जो पहली से पहले की प्रत में जिस प्रत से वो कॉपी कर रहा है, उस पाठ से भिन्न पाठ का जो है वो सर्जन कर देता है, भिन्न पाठ बना देता है। तो कैसे करेगा नए पाठ का निर्माण? मात्राओं में गलती करके, संयुक्त अक्षरों को ना समझ करके, नहीं समझ पाने के कारण किसी दूसरे अक्षर का उपयोग करके वो नया पाठ बना देता है। जैसे कि पाठ है विद्यालय।
तो विद्यालय में ह्रस्व इकार लगा करके पाठ लिखना चाहिए, ऐसा पाठ बनेगा विद्यालय। ओके। तो वो लिखते समय उसने क्या किया, वी को जो है ह्रस्व इकार की जगह बड़ा इकार कर दिया, वी। ठीक है। द्या को वो जो है अच्छे से लिख नहीं लिख पाया, तो द विद्यालय में द और यो है ऐसा, उसने दिया को जो है ध कर दिया, विद्यालय कर दिया, विद्यालय। तो शब्द बदल गया, नया सर्जन हो गया। ठीक है। या फिर जैसे कि वो जो है एक अक्षर है र और क, ये जैन नागरिक का संयुक्त अक्षर है। र और क जब एक ही शिरोरेखा के नीचे होते हैं तो ये क ख पढ़ा जाता है, क ख। ठीक है। तो आ, अब शब्द था, कोई ऐसा शब्द था जिसमें क ख आ रहा है, जैसे कि क ख वाला कोई शब्द याद है आप लोगों को? जैसे रक्षितः, रक्षितो। ठीक है, रक्षितः। तो रक्षित का प्राकृत में हो जाएगा रक्षितो। अब उसको वो ये जो है क ख, देखिए ओल्ड नागरी में कैसे लिखा होगा, यदि प्राचीन नागरी की प्रत है तो रक्षितो ऐसे लिखा होगा, र और क ख, अर्थात र और क एक ही शिरोरेखा के नीचे है, क ख हो गया ई की मात्रा, तो रखी, और ये त में ये अग्र मात्रा लगा करके ते, और पीछे आ की मात्रा, ये हो गया आपका रक्षितो। प्रतिलिपि करते समय उस लैया को यदि र और क मिल करके क ख बनता है, ये ज्ञान नहीं है, तो वो क्या कर देगा, इसको र और री, उसने कर दिया र री क तो, ऐसा एक पाठ बना दिया। ठीक है। या फिर उसने क्या किया, क ख, इस र और क को ख पढ़ लिया, र और खी, खी हो गया र की, और ये जो त है, ये जो क का पीछे का हिस्सा है उसे लगा कि शायद ये जो है त होगा, और तो जो है उसने यहाँ त को डबल कर दिया, रखित तो, ऐसा पाठ हो गया। तो नए पाठों का सर्जन हो, एक तो उसको अक्षर का, संयुक्त अक्षर का ज्ञान नहीं होने के कारण उससे गलती हो गई। दूसरा, उसने जो है मात्रा पे ध्यान नहीं दिया, जल्दी में वो जो है ह्रस्व इकार को दीर्घ इकार की मात्रा लिख दिया, और द्य को ध कर दिया। तो इस प्रकार से उसने जो है नए पाठों का सर्जन कर दिया। ठीक है। ओके सर। ओके। ओके, फिर आज इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यानपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। और कल फिर मिलते हैं हम लोग। समणी जी भी है ना, समणी जी को सादर वंदन। बहुत बहुत अच्छा बताया सर, आज बहुत अच्छी जानकारी मिली, बहुत अच्छा समझा। बहुत बहुत धन्यवाद समणी जी। थैंक्स अ लॉट। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।